हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है रेलवे के लिए साइंस को करते हैं, आज उसी सेट के क्रम में जो है आपको ये सीरीज़ का आपको 29वां दिन है, जिसमें कि टोटल जो है आपको 25 प्रश्न रहेगा, जो कि आगामी जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जो बिहार एसएससी का है आपको इंटर लेवल का एग्ज़ाम वो होने वाला है, और बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाली है। दोनों में जो आपको 25 नंबर साइंस का रहता है, तो साइंस का लेवल उसमें भी अच्छा रहता है, तो आपको ये उसके लिए भी आपको उपयुक्त होगा। ठीक, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ से जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दिया गया है। आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और इसका पीडीएफ प्राप्त करके आप रिवीजन कर ले। और देखिए आपको सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। जितना वीडियो अभी तक हो चुका है सारा को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और सभी पर जो है आपको सारा वीडियो का प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, आईने के आगे पढ़ते रहिए, पीछे बोलते जाइए, तो तुम सारा चीज़ को आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आपको हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में कौन सी होती है। यानी कि कार्बन और नमी के मात्रा में देखिए कोयला का प्रकार क्या होता है, तो टोटल 4 प्रकार का कोयला होता है और उसमें कार्बन के परसेंटेज कितना होता है किसमें, उस सारा को देख लेते हैं। यही हमसे पूछा है। देखिए एंथ्रासाइट में जो होता है कार्बन का प्रतिशत 86 से 97% तक होता है, और बिटुमिनस में होता है कार्बन का परसेंटेज 65 से लेकर के 85%, और सब बिटुमिनस में होता है 45 से 65%। उसके बाद है लिग्नाइट में 25 से 44% तक आपको कार्बन की मात्रा होता है। ठीक, नहीं सब कोयला में। यहाँ से देखिए पूछा है कि कार्बन और नमी के मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली सबसे अच्छे किस्म मतलब कौन है, सबसे उच्चतम देखिए गुणवत्ता वाली कौन है, जिसमें जितना अधिक कोयला की मतलब कार्बन की मात्रा होगा ना वो उतना ही अधिक गुणवत्तापूर्ण होगा। देखिए सबसे पहला नंबर है एंथ्रासाइट, ये सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण है। और लेकिन और क्या करें आपको सबसे निम्नतम गुणवत्ता वाले भी देखिए निम्नतम कौन जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 25 से 44% ही आपको है इसमें। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमको क्या खोलना है, पेस्ट स्पेशल एक डायलॉग बॉक्स है। इसको खोलने के लिए जो इसका शॉर्टकट की होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपको CTRL+ALT+V होगा। देखिए यही इसका शॉर्टकट की हो जाएगा, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए। यानी कि भारत का वो है जो कि सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है, जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया। देखिए भारत का सबसे पुराना रिएक्टर जिसे कि 2018 में पुनः जो इसको चालू किया गया था वो अप्सरा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। देखिए ध्वनि जो मनुष्य द्वारा सुनी जाती है उसका रेंज क्या होती है, तो ये देखिए कम से कम ये 20 हर्ट्ज का होना चाहिए, और अधिकतम जो है आपको 20 किलो हर्ट्ज, ये आपको 20,000 हर्ट्ज का होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको न्यूनतम हमको पूछा है, तो न्यूनतम देखिए 20 हर्ट्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है वो क्या कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर है और उसके अन्य उपकरण का एक नेटवर्क है जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित है, उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको LAN कहा जाता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियमों का प्रतिपादन किसने किया। देखिए ऊर्जा अंतरण का जो 10% का नियम होता है ये आपको लिंडमैन साहब ने किया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेमंड लिंडमैन। देखिए लिंडमैन साहब का जो आपको ऊर्जा का जो 10% का नियम था, देखिए वो नियम क्या कहता था। देखिए इसके अनुसार क्या होता था कि शाकाहारी जंतु जो है ये उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित
या स्थिर कर दें कि कोई भी शाकाहारी है, कोई उत्पादक को खाया तो जो उत्पादकता था उसका जो है आपको 10% भाग जो है ना अपने संचित या स्थिति में आपको ये संचित करता है। जब कोई भी मांसाहारी जंतु था इस शाकाहारी जंतु कर खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है, ठीक है ना, कि 10% का नियम ये लिंडमैन का यही था, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण वो कैसे होता है, तो आपको एक दिशीय होता है, जिसका उत्तर मार ही लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। देखिए समानता क्या होता है कि कोई भी धातु है उसका ऑक्साइड क्या होता है, तो क्षारीय होता है, और कोई भी अधातु है उसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। लेकिन कुछ ऐसा धातु होता है या अधातु होता है जो कि ये दोनों गुण रखता है, उसमें जो आपको उसका ऑक्साइड जो है ना आपको उभयधर्मी होता है, उसमें जो आपको अम्लीय गुण भी होता है और क्षारीय गुण होता है, दोनों गुण होता है। तो ये देखिए कौन कौन सा है, देखिए जिंक का हो गया, जिंक, अल्मुनियम, एसएन और पीवी, ये सारा क्या है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाला धातु है, ठीक ना। यानी कि ये सब जितना भी होगा इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो आपको उसमें अम्लीय गुण भी होगा और क्षारीय गुण भी होगा, जिस कारण से इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिंक ऑक्साइड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है, कि एथेनॉल जो होता है ये कब निर्मित होता है। देखिए एथेनॉल जो है आपको ये खमीर के ऑक्सीश्वसन क्रिया के द्वारा जो है ना आपको एथेनॉल निर्माण होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खमीर के अनऑक्सीश्वसन क्रिया द्वारा, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, ठीक है। तिलचट्टा और अन्य कीट का उत्सर्जक अंग, देखिए कुछ उत्सर्जी अंग दिया हुआ और उससे संबंधित जीव भी दिया। देखिए ज्वाला कोशिका जो है इसका उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो ये होता है आपको प्लेटी हेलमिन्थिस, यानी कि ज्वाला कोशिका जो है किसका उत्सर्जी अंग है, तो ये आपको प्लेटी हेलमिन्थिस का जो है आपको उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, तो ज्वाला कोशिका हो जाएगा। देखिए एस्किलेहेमेंथिस जो है इसका आपको उत्सर्जी अंग हो जाएगा आपको रेनेट कोशिकाएं हो जाएगा, ठीक। एस्किलेहेमेंथिस का देखिए एनेलिडा जो है इसका उत्सर्जी अंग हो जाएगा नेफ्रीडिया। तो देखिए मोलास्का यानी कि यूनिनो इसका आपको उत्सर्जी अंग हो जाएगा केवलर, केवलर का अंग हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको कीट जितना भी ऑर्थोपोडा है उसका जो है आपको उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, तो मेलपिग्नीय नलिकाएँ हो जाएगी। आगे है आपको क्रेस्टेशियन जिसे प्रॉन कहते हैं, ये जो है आपको कॉक्सल ग्रंथियां जो है इसका उत्सर्जी अंग हो जाएगा। देखिए केंचुआ जो है इसका उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्लोरेगोगन कोशिका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा है कि तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का, तो तिलचट्टा और अन्य कीट, देखिए तिलचट्टा हो गया और अन्य कीट हो गया, देखिए कौन सा है ये, यानी कितना भी कीट है तो ये आपको मेलपिग्नीय नलिका है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मेलपिगी नलिका। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। देखिए कितना मेगाबाइट है जो कि 1 गीगाबाइट के बराबर होगा, तो ये आपको 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होगी। देखिए पीएच स्केल को सबसे पहले देखिए आपको 0 से लेकर के 14 तक होता है इसमें पीएच स्केल। तो इसमें देखिए जो 7 जो होता है ये न्यूट्रल पीएच वैल्यू है। जब 7 से हम इधर बढ़ेंगे 0 की तरफ तो ये आपको अम्लता गुण बढ़ेगा, ठीक है। क्या बढ़ेगा, इधर अम्लीयता गुण बढ़ेगा, यानी कि इधर एसिड का गुण बढ़ेगा। और ये 7 से जब हम इस साइड जाएंगे यानी कि 7 से 14 की ओर तो ये आपको एल्काइन गुण बनेगा, यानी कि इसमें क्षारीयता गुण जो है आपको इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 नंबर पर जो होगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन यहाँ से क्या पूछा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होगी। देखिए अब देखिए जितना भी अम्ल है उसका विलयन जो है आपको वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और जितना भी क्षार है उसको आपको OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, ठीक ना। अम्लीय जितना भी ये सब क्या होगा H प्लस आयन उत्पन्न करेगा, और जो जितना अम्लीय होगा उससे उतना ज़्यादा जो है आपको हाइड्रोजन आयन की उसमें सांद्रता होगी, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है उसमें आपको ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। तो ऑप्शन देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 10, बी नंबर में 5, सी नंबर में 8 और डी नंबर में आपको 4 दिया। तो यहाँ सबसे कम पीएच वैल्यू वाला कौन है, तो 4 है। ये सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ होगा, तो सबसे अधिक अम्लीय होगा तो उसमें अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सबसे उच्चतम सांद्रता इस ऑप्शन के अनुसार है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित। देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये आपको अहमदाबाद में स्थित है, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये आपको अहमदाबाद में स्थित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, इनके अमीबा कैसे प्रजनन करता है, तो ये आपको अलैंगिक प्रजनन करता है, जिसमें कि एक जंतु 2 जंतुओं के
विभाजित होकर प्रजनन करता है, यानी कि एक जंतु जो है वो दो जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, तो उसे क्या कहा है? देखिए जितना भी आपको होता है जो आपको विखंडन, ये विखंडन जो है ना आपको दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। जो द्विविखंडन है उसे बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुविखंडन जो है आपको मल्टी फिजन। देखिए द्विखंडन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक जीव का शरीर से जो है ना दो बराबर संतति जीवों में बनता है, ठीक है ना। जबकि देखिए क्या होता है कि बहुखंडन में क्या होता है कि कई संतति जीव, मतलब एगो जो है ना आपको कई संतति जीवों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि अलैंगिक प्रजनन है, जैसे कि अमीबा के मामले में अमीबा क्या होता है कि एगो से देखिए दो को बन जाता है, यानी क्या हो गया? तो ये द्विखंडन हो गया, यानी कि बाइनरी फिजन हो गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल दिशा में कार्यक्रम को खोलने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ ये किया गया है? तो ये आपको एडोब के साथ किया गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब की एसआई इकाई क्या है? देखिए दाब का एसआई इकाई जो होता है आपको पास्कल होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो दाब के का एसआई पास्कल हो जाएगा। देखिए दाब क्या होता है? देखिए कोई भी सतह पर जो आपको प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील बल को हो जाता है उसी को दाब कहते हैं। देखिए दाब जो होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क? देखिए लेड का जो अयस्क है, एक आपको गेलेना जिसे आपको पीबीएस कहते हैं, पीबीएस, ये आपको लेड का अयस्क है। अब देखिए दूसरा है आपको PbCO3 जिसे कहा जाता है आपको सीरूसाइट, ये क्या है? तो ये आपको लेड का अयस्क है, ठीक। यहाँ हमसे पूछा है लेड का अयस्क कौन है, तो कौन है? तो गेलेना, यानी कि पीबीएस है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेलेना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? देखिए सीपीयू जो होता है, सबसे पहले समझते हैं सीपीयू है क्या। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? तो आपको सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू जो होता है इसको आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को। अब देखिए सीपीयू जो होता है इसकी गति को किसके द्वारा मापा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इसकी यूनिट क्या है? तो मेगा हर्ट्ज है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? इसमें से कौन है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो ये जो है आपको नाग है, ठीक नहीं? ये नाग क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो करिए लिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कि काकरापारा परमाणु विद्युत कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको काकरापारा, ये आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है काकरापारा? तो ये गुजरात में स्थित है, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारा नाभिकीय रिएक्टर है जो किस राज्य में स्थित है, सारा को हम लोग देख लेते हैं। देखिए तारापुर नाभिकीय रिएक्टर जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए कैगा कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ये गुजरात में हो गया। देखिए आगे है आपको कलपक्कम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नरोरा ही ये उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा है राजस्थान में, और देखिए कुडनकुलम ये आपको तमिलनाडु में। ये सारा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? देखिए -273.15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इसे कहा जाता है आपको परम शून्य तापमान, ठीक। इसे क्या कहेंगे? परम शून्य तापमान कहेंगे। देखिए ये क्या है कि आपको दुनिया का जो सबसे न्यूनतम तापमान है क्या है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे ही आपको 0 केल्विन के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी इसको बदलेंगे जब केल्विन में, तो ये आपको 0 केल्विन आएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 केल्विन, ठीक। तो हमने किसके बराबर होगा? तो ये 0 केल्विन के बराबर। देखिए अब देखिए दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान ये हो गया -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको देखिए प्रयोगशाला में प्राप्त जो है अधिकतम संभव तापमान क्या है? मतलब अधिकतम संभव तापमान ये आपको 10⁸ केल्विन क्या होता है? ये आपको अधिकतम संभव तापमान है, और न्यूनतम संभव तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो इसका उत्तर मार दिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? देखिए बाइट शब्द जो है ये आपको किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये आपको वर्नर बुखोज के द्वारा गढ़ा गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्नर बुखोज, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को हमने चुनना कहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहा है कि अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। सही बात है, जो मानव शरीर में जो अस्थि मज्जा होती है वो आपको लाल रक्त के आरबीसी का वो निर्माण करती ही है, तो ये आपको ए नंबर सही दिया हुआ है। बीम कहा है कि मानव के रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुकी होती है। नहीं, ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए मानव को जो रीढ़ होता है यानी कि मेरुदंड होता है, इसमें कुल जो आपको 26 अस्थियाँ होती है। जब बच्चापन अवस्था में पूछेगा तो ये हो जाएगा 33, यानी कि मानव के रीढ़ में समानता 26 होगा और बचपन में पूछेगा तो ये 33 हो जाएगा, लेकिन 28 दिया तो ये कथन आपको गलत कहा है। सी ने कहा है कि मध्य कर्ण में मौजूद, यानी कि मध्य कर्ण के कौन के मध्य कर्ण जो होता है आपको, इसमें मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। सही बात है कि मानव कंकाल का सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो आपको स्टेपस है, जो कि आपको कान में पाया जाता है। कान में कहाँ भी, तो मध्य कान में पाया जाता है, तो ये आपको सही दिया हुआ है। डी में कहा है कि मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। सही बात है, अपेंडिक्स क्या है, एक प्रकार का अवशेषीय अंग। देखिए मानव शरीर में जो है टोटल लगभग 100 से अधिक अवशेषीय अंग है। ठीक, कान का जो आपको पिन्ना दिख रहे हैं बाहरी भाग, जिस पर आप मास्क पहनते हैं या चश्मा रखते हैं, ये भी आपको अवशेषीय अंग का ही पार्ट है। ठीक, तो ये आपकी ये अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ हमसे कौन सा पूछा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं आपको ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ गुजर सकता है। जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होगा वही ना गुजरेगा। तो देखिए कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसका एग्जाम्पल हम सब पहले देख लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, देखिए कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, आपको ध्यान में रहना चाहिए हर हाल में। देखिए कपूर हो गया, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो देखिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, ठीक ना, ये सब क्या है, तो ये सब जो आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक, नियम से क्या पता है कौन सा जो है आपको पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरेगा। ये सब में से देखिए कौन दिया हुआ है, देखिए आयोडीन, देखिए आयोडीन भी एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ ही है, तो ये भी गुजरेगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है। देखिए फ्लोरीन जो है ये आपको कार्बन का अपरूप है। देखिए कार्बन का जो है आपको दो प्रकार का अपरूप होता है, एक क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक, देखिए क्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आएगा, देखिए आपको देख लेते हैं। कार्बन क्या है, तो ये है आपको कार्बन। कार्बन का दो अपरूप होता है, दो टाइप का अपरूप, एक होता है आपको क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप एक हो गया, और एक देखिए आपको दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपको अक्रिस्टलीय, दूसरा अप्रूफ होता है आपको अक्रिस्टलीय। देखिए क्रिस्टलीय अप्रूफ जो होता है इसमें क्या क्या आता है, इसमें देखिए पहला है आपको हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलेरिन। तीसरा क्या है, तो फुलेरिन है। देखिए अक्रिस्टलीय अप्रूफ में देखिए क्या क्या आता है, तो इसमें देखिए आपको कोल, चारकोल, कोल हो गया, उसके बाद देखिए कास्ट चारकोल, ये क्या होगा आपको अक्रिस्टलीय हो गया। उसके बाद देखिए कोक भी आता है इसी में, क्या है अगला, तो कोक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जंतु चारकोल जो होता है, जंतु चारकोल, ये भी आपको कार्बन का ही अप्रूफ है, तो कौन है, तो ये अक्रिस्टलीय अप्रूफ है। आगे आपको काजल हो गया, गैस कार्बन हो गया, ये सब आपको अक्रिस्टलीय है। ठीक, नियम से क्या पूछा इनमें से किसका फ्लोरीन जो है किसका अप्रूफ है, तो ये फ्लोरीन देखिए किसका है, तो ये कार्बन का ही ना अप्रूफ है ये फ्लोरीन, तो कार्बन का कौन सा अप्रूफ, अगर इसको प्रयास पूछ देगा तो ये आपको क्रिस्टलीय अप्रूफ होगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000, इसका विमोचन 1991 ईस्वी में किया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991। देखिए 1-2 दिन पहले ये प्रश्न आपको आया था, इसमें आपको हम अच्छे से इसमें बताया था कि आज हम फिर इसको अच्छे से बता देते हैं। देखिए भारत में जो है आपको परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है आपको सीडेक कंपनी एक है पुणे, उसी के द्वारा किया गया था, ठीक। और ये जो है आपको परम यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है आपको परम 8000, ये क्या है, तो ये सीडेक द्वारा विकसित जो है ना, ये पहला सुपर कंप्यूटर है। और अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको विजय भटकर को। किसको? विजय भटकर। ये कौन है? तो ये आपको भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक इन्हें माना जाता है। क्या ऐसे ये है? तो ये आपको भारतीय सुपर कंप्यूटर के ये जनक हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। देखिए 1 दिन पहले ये प्रश्न आपको हम बताए ही थे। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, अगर आपके लिए सेशन आपको लाभकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। कैसा लगा आपको ये सेशन, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और पिछला वीडियो अगर आपको देखना है रिवीजन के लिए, तो आप पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपको चैनल पर ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे साइंस 2025 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।